तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। और चलिए, आज जिस चैप्टर का हम रिवीजन करने वाले हैं वो है ग्रेड 10 का चैप्टर 1 पावर शेयरिंग। कौन सा सब्जेक्ट है? पॉलिटिकल साइंस या फिर सिविक्स जिसे हम कहते हैं, है ना। तो पावर शेयरिंग के बारे में बात करेंगे सर। पावर शेयरिंग यानी इस चैप्टर में हम सीधी सीधी चीजें पढ़ तो रखा है आपने, रिवाइज ही तो करना है। रिवीजन में क्या चीजें होंगी सर? पावर शेयरिंग को समझेंगे फिर से क्विकली। चलिए समझ लेते हैं फटाफट। तो स्टोरी स्टार्ट होती है बेल्जियम एंड श्रीलंका से। रिवीजन है, जल्दी जल्दी चलेंगे, ऐसा नहीं, धीरे धीरे नहीं, है ना। तो बेल्जियम के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले लोकेशन और डाइवर्सिटी की बात कर ले सबसे पहले, है ना। तो बेल्जियम इज अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप। यूरोप करके ये कॉन्टिनेंट दिख रहा है आपको, है ना। इसमें एक छोटी सी कंट्री है सर, है ना। वो इतनी छोटी है कंट्री जो हमारे हरियाणा, हमारा जो स्टेट है इंडिया का, उससे भी स्मॉलर है एरिया वाइज, है ना। तो यहाँ जो ये रेड कंट्री आपको दिख रही है ना, यूरोप में, ये बेल्जियम है सर। शेयर्स बॉर्डर विथ फ्रांस, नीदरलैंड एंड जर्मनी। फ्रांस के साथ में, नीदरलैंड के साथ में और जर्मनी के साथ में अपनी बॉर्डर्स जो है वो शेयर करती है। और यहाँ छोटी सी जगह जो है ये है लुक्सेमबर्ग, ठीक है, या पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, है ना। तो ये चारों कंट्रीज को बॉर्डर शेयर करती है। तो सर यहाँ दिक्कत क्या है? अरे भाई दिक्कत कुछ भी नहीं है। यहाँ पर कुछ अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते हैं। कोई लोग डच बोल रहे हैं, कुछ लोग फ्रेंच बोल रहे हैं, 1% लोग ऐसे भी हैं जो जर्मन बोल रहे हैं, क्योंकि देखो जर्मनी से भी तो इसकी बॉर्डर टच हो रही है ना, है ना। तो अलग अलग तरीके की लैंग्वेज बोल रहे हैं और बस कुछ नहीं, लैंग्वेज के चक्कर में ये सब लोग लड़ा गए सर। आइए देख लेते हैं कैसे लड़ते हैं। पॉपुलेशन जस्ट ओवर 1 करोड़, 1 करोड़ पॉपुलेशन है। हाफ ऑफ हरियाणा पॉपुलेशन। अरे क्यों हरियाणा को इतना टारगेट कर रहे हो यार? हाफ ऑफ हरियाणा पॉपुलेशन, हरियाणा की पॉपुलेशन का आधा, 1 करोड़, यानी हरियाणा में कितना है? 2 करोड़, है ना, एकदम आगे। एथनिक कंपोजिशन इज वेरी कॉम्प्लेक्स। यहाँ का जो सामाजिक व्यवस्था थी सर, जो सामाजिक कंपोजिशन था एक तरीके से, वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स था। मतलब ऐसा कैसे? 59, एक छोटी सी बात समझना, ये जो येलो एरिया दिख रहा है आपको, इसे कहते हैं फ्लेमिश रीजन, ठीक है। और ये जो रेड एरिया दिख रहा है, ये इसे कहते हैं वलोनिया रीजन, ठीक है। तो फ्लेमिश रीजन, जो ये येलो वाला पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है ना, इसमें डच स्पीकर्स रहते थे, यानी कि वो लोग रहते थे जो कि डच स्पीकर थे, डच लैंग्वेज बोलते थे। और रेड कलर का एरिया जो वलोनिया रीजन है, इसमें फ्रेंच बोलने वाले लोग रहते थे। क्लियर? अब यहां पर आपको एक छोटा ऐसा वो मार्किंग दिख रही है, ये है इस बेल्जियम कंट्री की कैपिटल, जिसे कहते हैं ब्रुसेल्स, है ना। ब्रुसेल्स में भी इसी तरीके से फ्रेंच स्पीकर्स भी थे और डच स्पीकर भी थे, ठीक है। लेकिन इनमें कुछ फर्क था, वो देखेंगे अभी, है ना। पहले कंट्री के बारे में समझते हैं। 59% लिव इन द फ्लेमिश रीजन एंड स्पीक डच, जैसा कि मैंने बताया। 40% लिव इन वलोनिया रीजन, ठीक है। नीचे वाला ये जो वलोनिया रीजन है, इसमें फ्रेंच स्पीकर्स रहते थे, है ना, एंड दे स्पीक फ्रेंच। 1% जर्मन स्पीकर्स थे। ये यहाँ पर इस एरिया में 1% जर्मन स्पीकर्स भी हुआ करते थे इन ब्रुसेल्स। और कैपिटल में क्या था उसके बारे में समझते हैं। 80% ऑफ पीपल स्पीक फ्रेंच। समझे बात को? फ्लेमिश 40% जो लोग थे, है ना, वो फ्रेंच बोल रहे थे कंट्री में। लेकिन अगर आप कैपिटल में एंट्री करेंगे तो उससे डबल लोग जो है वो फ्रेंच बोल रहे हैं, है ना। और डच स्पीकर कितने हो गए? सिर्फ और सिर्फ 20%। समझना सर, ये ब्रुसेल्स है, ये जो एरिया दिख रहा है ये ब्रुसेल्स है। समझो, टेंशन बिटवीन कम्युनिटीज, फ्रेंच स्पीकर्स और डच स्पीकर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होंगे। कैसे होंगे? फ्रेंच कम्युनिटी जो थी वो रिच एंड पावरफुल थी, शक्तिशाली लोग थे सर, बहुत, मतलब ऐसा है ना, पढ़े लिखे और मतलब अच्छा खासा, ठीक है। टेंशन इंक्रीज बिटवीन डच एंड फ्रेंच कम्युनिटीज इन 1950s टू 1960s। 1950 से 1960 का जो दशक था, इसमें इन दोनों कम्युनिटीज के बीच में बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होने लग रहे थे। ब्रुसेल्स बिकेम अ मेजर प्रॉब्लम। ब्रुसेल्स जो था सर, कैपिटल सिटी जो थी, इसमें प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। क्यों? क्योंकि डच वर मेजोरिटी इन कंट्री बट माइनॉरिटी इन कैपिटल, है ना। तो डच मेजोरिटी थे कंट्री में, तो मेजोरिटी में थे, लेकिन कैपिटल में देखा जाए तो 20% ही तो थे, है ना। तो ये बहुत लफड़ा हो रहा था सर। अब क्या हुआ? अब इस चीज को करते हैं हम एक बार पॉज, है ना। और पॉज करने के बाद में अब हम एक दूसरे केस की तरफ चलते हैं। वहां तो कॉन्फ्लिक्ट्स के चांसेस बन रहे हैं, अब वहां कॉन्फ्लिक्ट होंगे या नहीं होंगे वो बाद में देखते हैं। श्रीलंका के बारे में बात करते हैं, जहां कलेश होंगे ही होंगे। तो चलिए देख लेते हैं श्रीलंका में किस तरीके की चीजें होने वाली है। लोकेशन एंड डाइवर्सिटी के बारे में बात करेंगे। आइलैंड नेशन है सर श्रीलंका। क्या है? आइलैंड नेशन है। यहाँ इंडिया है और इंडिया से ठीक सदर्न पार्ट में क्या है, साउथ पार्ट में क्या है इंडिया के, श्रीलंका करके एक कंट्री है। बहुत ही बढ़िया। लोकेशन और डाइवर्सिटी को समझते हैं सर, ठीक है। आइलैंड नेशन है, तमिलनाडु के पास में है, पॉपुलेशन लगभग 2 करोड़ लोग हैं। अब क्या हुआ सर? सबसे ज्यादा मेजोरिटी में कौन थे? देखा तो साथ था अभी, है ना, सिंहला स्पीकर थे, 74% सिंहला स्पीकर, 18% तमिल स्पीकर। ठीक बात है। विथ
टू सब ग्रुप्स, श्रीलंकन तमिल भी थे और इंडियन तमिल भी थे, दोनों 13% और 5% करके ये लैंग्वेज बोला करते थे, ठीक है। इंडियन तमिल जो थे डिसेंडेंट ऑफ प्लांटेशन वर्कर्स फ्रॉम कॉलोनियल टाइम्स, ठीक है। और इंडियन तमिल लोग जो है ना, ये वाले इंडियन तमिल, ये वाले और ये वाले, कॉलोनियल गवर्नमेंट जो थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, प्लांटेशन के लिए श्रीलंका भेज दिया इन लोगों को, मतलब सर खेतीबाड़ी करने के लिए भेज दिया, बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझो, है ना। श्रीलंका से भेज दिया, इंडिया से भेज दिया कहाँ, श्रीलंका, ठीक बात है। मुझे लगता है यहां तक क्लियर है। 7% लोग जो थे क्रिश्चियन भी रहा करते थे, वो दोनों लैंग्वेज बोलते थे, तमिल भी बोलते थे और सिंहला लैंग्वेज भी बोलते थे। अच्छा एक बात बता दूं, श्रीलंका का एंशियंट नेम जो है, प्राचीन नाम, वो था सिंहल द्वीप, है ना, सिंहल द्वीप, ठीक है। कहते हैं महारानी पद्मावती जी जो थे वो वहीं से बिलोंग करते थे। खैर आइए बात करते हैं सर, थोड़ा यहाँ फोटो में देख लेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। सिंहला स्पीकर्स बुद्धिस्ट लोग 74%, है ना। तमिल स्पीकर्स जो थे हिंदू भी थे मुस्लिम भी थे, है ना, हिंदू मुस्लिम दोनों तमिल लैंग्वेज ही बोला करते थे। और क्रिश्चियंस जो थे स्पीक्स बोथ, 7% ये लोग हुआ करते थे, ठीक है। अब रिलीजियस डाइवर्सिटी की बात करते हैं, है ना, कि मोस्ट सिंहलीज आर बुद्धिस्ट, ज्यादातर जो सिंहला स्पीकर्स थे वो बुद्धिस्ट लोग थे। मोस्ट तमिल आर हिंदू एंड मुस्लिम्स, ज्यादातर तमिल लैंग्वेज बोलने वाले लोग जो थे वो हिंदू मुस्लिम थे। क्रिश्चियन आर प्रेजेंट इन बोथ ग्रुप, मतलब सिंहला स्पीकर भी थे, तमिल स्पीकर भी थे, क्रिश्चियंस, ठीक बात है। अब समझते हैं पोटेंशियल फॉर कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, है ना, कि कॉन्फ्लिक्ट किस तरीके से हो सकते थे। इन बेल्जियम डच कुड डोमिनेट यूजिंग न्यूमेरिकल मेजोरिटी, डच लोग क्या कर सकते थे, मेजोरिटी में थे, बेल्जियम में ये लोग ज्यादा थे, है ना। तो डच लोग क्या करते थे, क्या कर सकते थे कि न्यूमेरिकली क्योंकि ज्यादा थे, है ना, तो मेजोरिटेरियनिज्म इंपोज कर सकते थे कि भाई मेजोरिटी कम्युनिटी है, सिर्फ हम ही रूल करेंगे, ऐसा कर सकते थे। लेकिन ऐसा नहीं किया, क्यों नहीं किया वो देखेंगे, ठीक है। और अगर वो ऐसा करते तो इट कुड लीड टू पार्टीशन एंड स्ट्रगल ओवर ब्रुसेल्स, और ब्रुसेल्स में भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, है ना। तो ये चीजें होती, लेकिन अब देखते हैं ऐसा वहां हुआ नहीं, वहां उन लोगों ने समझदारी से काम किया था। श्रीलंका वालों ने बहुत बेवकूफी करी, क्या करी अभी समझते हैं। इन श्रीलंका सिंहला कम्युनिटी हैड अ बिगर मेजोरिटी एंड इम्पोज इट्स विल, ठीक है। सिंहला कम्युनिटी ज्यादा थी और उन्होंने कहा हमारा ही राज चलेगा, ठीक है। उन्होंने कहा मेजोरिटेरियनिज्म की पॉलिसी हम यूज करेंगे। अब मेजोरिटेरियनिज्म क्या होता है समझिए सर। टॉपिक नंबर 2, मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। छोटा चैप्टर है, एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। तो मेजोरिटेरियनिज्म के बारे में बात करते हैं। अ बिलीफ दैट द मेजोरिटी कम्युनिटी शुड रूल अ कंट्री विदाउट कंसिडरिंग माइनॉरिटी इंटरेस्ट। सर मेजोरिटी कम्युनिटी जो होती है वो हमेशा सोचती है श्रीलंका में कि माइनॉरिटी के बारे में क्या सोचना है तो मेजोरिटी के बारे में सोचो, ज्यादा लोग तो हम हैं, हमें खुश रखो, बाकी लोग एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन गलत बात है सर, ऐसा बिलीफ गलत है ना। तो मेजोरिटी कम्युनिटी शुड रूल अ कंट्री, कि मेजोरिटी में जो है वो लोग कंट्री को रूल करेंगे, ये होता है मेजोरिटेरियनिज्म। अब होता क्या है सर, 1948 ये वो ईयर था जब कंट्री इंडिपेंडेंट हो गई थी, श्रीलंका इंडिपेंडेंट हुआ था। हमारे 1 साल बाद हुआ था, इंडिया 1947 और श्रीलंका 1948। तो पॉलिसीज आफ्टर इंडिपेंडेंस, जैसे ही ये लोग आजाद हुए, इन लोगों ने क्या किया सर, सिंहला लीडर्स एम टू डोमिनेट द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट तो हम चलाएंगे, सिंहला लोग चलाएंगे। सीरीज ऑफ मेजोरिटेरियन मेजर्स वर अडॉप्टेड, सर जो लोग ज्यादा हैं उनकी चलेगी, ऐसी कुछ सीरीजेस आने लग गई, ठीक है। ऐसे कुछ नियम कानून आए, क्या है सर, 1956 में ओनली सिंहला एज ऑफिशियल लैंग्वेज, सिंहला लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज कर लिया। जैसे ही ऐसा किया गया तो तमिल लोगों ने बोला कि भाई हमारी लैंग्वेज को क्यों नहीं ऑफिशियल किया गया, सिर्फ सिंहला लैंग्वेज को ही क्यों किया गया, क्या हम इस कंट्री के लोग नहीं हैं, है ना। तो ये चीजें होने लगी। प्रेफरेंसेस टू सिंहला इन जॉब्स एंड एजुकेशन, एजुकेशन और जॉब के सेक्टर में भी जो सिंहला कम्युनिटी थी, इन लोगों को ज्यादा से ज्यादा क्या किया जाने लगा, प्रेफरेंस मिलने लगा, है ना, कि गवर्नमेंट जॉब देना है इनको दो, प्राइवेट जॉब देना है तब भी सिंहला स्पीकर को दो। प्रमोशन ऑफ बुद्धिज्म बाय स्टेट, ठीक है। तो बुद्धिज्म को प्रमोट किया जाने लगा बाय स्टेट गवर्नमेंट, जो कंट्री की गवर्नमेंट थी वो ऑफिशियल रिलीजन भी बना रही थी इसे, और धीरे धीरे प्रमोट भी कर रही थी कि यार बुद्धिज्म को प्रमोट किया जाए। लोगों ने पूछा कि हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन इनका क्या, बोले नहीं करने की जरूरत है ऐसा कुछ भी, ठीक है, बुद्धिज्म को प्रमोट करो। बात गलत थी सर, सभी धर्मों का समान भाव से देखना चाहिए था, है ना। अब क्या होता है, अब जब इस तरीके की चीजें हो रही थी, है ना, तो श्रीलंकन तमिल लेफ्ट एलियनेटेड, ठीक है। जो श्रीलंकन तमिल थे वो बहुत ऐसा फेल्ट एलियनेटेड, है ना। फेल्ट एलियनेटेड का मतलब है कि उन्होंने ऐसा फील किया जैसे एलियनेटेड, जैसे उन्हें दरकिनार कर दिया गया हो, है ना, कि यार हमें तो पूछा ही नहीं जा रहा है, ठीक है। तो नो, अब इन्होंने 3 तरीके की चीजें करना चाहता। नो पार्टी रिप्रेजेंटेड देयर लैंग्वेज और कल्चर, कि उनकी लैंग्वेज और कल्चर को कोई प्रमोट नहीं कर रहा था। अनइक्वल पॉलिटिकल राइट्स, इनके पास में पॉलिटिकल राइट्स इक्वल नहीं थे, और जॉब में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। ये 3 बड़ी समस्या इनके साथ में चल रही थी। बाय 1980s 1980 के आते आते पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ तमिल डिमांडेड इंडिपेंडेंट तमिल एरिया इन नॉर्थ एंड ईस्ट,
ठीक है सर। तो जो नॉर्थ पार्ट था और जो ईस्ट पार्ट था उसमें तमिल लोगों ने क्या किया सर, उन्होंने एक सेपरेट अपना स्टेट की डिमांड कर ली कि हमें एक अलग देश दे दो, हम वहां रह लेंगे खुशी से, ठीक है ना। मना कर दिया, नहीं देने वाले, है ना। तो थोड़ा बढ़ के तमिल लोग, इन्होंने कहा हमें जॉब चाहिए, हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, पॉलिटिकल राइट भी इक्वल हो, और लैंग्वेज और कल्चर को, हमारे लैंग्वेज और कल्चर को भी ऑफिशियल बनाओ, ऐसा थोड़ा होता है ना। इसी बात पर सिविल वॉर हो गया सर। सिविल वॉर का मतलब क्या होता है सर, दो कम्युनिटीज आपस में भयंकर रूप से लड़ गई, ठीक है ना। तो रिजल्टेड इन सिविल वॉर। सिविल वॉर हुआ सर, थाउजेंड्स वर किल्ड, हजारों लोग मारे गए, फैमिलीज डिस्प्लेस्ड, कितने लोग मरे सर, एक जगह से दूसरी जगह परिवार बिछड़ गए सर। सीवियर सोशल इकोनॉमिक कल्चरल सेटबैक, कल्चरल लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पर और सोशल लेवल पर भयंकर तरीके के सेटबैक देखने को मिले, लोग परेशान हो गए, लोग परेशान हो गए सर। एंड वॉर एंडेड इन 2009, अभी 2009 में, ठीक है। लगभग इस एरिया के, इस टाइम पीरियड के आसपास आप लोग जन्मे होंगे, अगर आप लोग 10th क्लास में हैं, है ना। तो तुम लोग जब जन्म रहे थे तब यहाँ पर वॉर एंड हो रहा था, ठीक है। क्या बात है, मतलब उद्धार कर दिया तुमने श्रीलंका का, है ना। वॉर खत्म तो हुआ सर आखिरकार। चलिए सर, अब श्रीलंका ने तो बड़ी ही मूर्खता करी सर। अकोमोडेशन ऑफ बेल्जियम, बेल्जियम की क्या समझदारी रही उसके बारे में बात करते हैं, है ना। तो अप्रोच ऑफ बेल्जियम लीडर्स, बेल्जियम लीडर्स जो थे उन्होंने बड़ी समझदारी दिखाई सर। बेल्जियम लीडर्स रिकॉग्नाइज्ड रीजनल एंड कल्चरल डिफरेंसेस। उन्होंने कहा यार हमारी कंट्री में दोनों तरीके के लोग हैं और कोई बात नहीं, ये लड़ सकते हैं, इन्हें जैसे तैसे करके समझाएंगे। 4 बार कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना पड़ेगा तो बदलेंगे, लेकिन एक भी आदमी की जान नहीं जाने देंगे सर। किसका कहना था? बेल्जियम के लीडर्स का ऐसा कहना था। बिटवीन 1970s एंड 1993 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेड 4 टाइम्स, ठीक है। 1970 से लेके 1993 तक कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार बदल दिया गया, सिर्फ इसलिए ताकि इन लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो और कंट्री में पीस बना रहे। ये होती है गवर्नमेंट, है ना। तो इन्होंने ऐसा क्या किया सर? 5 चीजें हम टोटल समझेंगे, है ना, कि बेल्जियम मॉडल में कितनी चीजें हैं। 1 2 3 एंड 4 एंड 5, 5 चीजें हैं सर। 5 चीजें समझेंगे। सबसे पहली चीज जो इन्होंने किया, इक्वल नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स इन सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकर्स। 4 लोगों को अगर फ्रेंच वाले को लिया है तो 4 ही लोग डच वाले थे, है ना, ताकि कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो। पहली बात, इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया। दूसरा, सम लॉज नीड अप्रूवल फ्रॉम मेजोरिटी ऑफ बोथ लैंग्वेज ग्रुप। कुछ लॉज ऐसे भी थे जो कि दोनों के मेजोरिटी जो ग्रुप हैं वो दोनों मिलके और फिर बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, स्टेट गवर्नमेंट फॉर 2 रीजन्स, ठीक है, हैव वाइड पावर्स एंड आर नॉट सबऑर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट यानी कि कंट्री होती है और कंट्री में छोटे छोटे स्टेट्स होते हैं ना, तो वहां भी स्टेट्स थे। अब इनको अलग तरीके से पावर दी गई कि भाई तुम सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेशन में नहीं हो, इनके अधीन नहीं हो, तुम आजादी से इंडिपेंडेंटली अपना निर्णय ले सकते हो। चौथी चीज, ब्रुसेल्स में क्या किया गया, है ना, सेपरेट गवर्नमेंट बनाई गई सर। सेपरेट गवर्नमेंट बनाई गई ब्रुसेल्स में, इक्वल रिप्रेजेंटेशन फॉर बोथ कम्युनिटीज, म्यूचुअल कॉम्प्रोमाइज करवाया गया। फ्रेंच accepted equality in Brussels, Dutch accepted equality in central government। तो देखो कितना तरीके से दोनों चीजों को तोल मोल के बनाया गया है। एक बार इसे फिर से पढ़ना, समझ में आएगा, ठीक है, पॉज करके पढ़ लेना भले। कम्युनिटी गवर्नमेंट के बारे में बात करते हैं। यह एक ऐसी गवर्नमेंट थी जो इन दोनों कम्युनिटी के बीच में होने वाले किसी भी इश्यू को रिजोल्व करती थी, ठीक है सर। कम्युनिटी गवर्नमेंट के बारे में बात करते हैं। इलेक्टेड बाय पीपल फ्रॉम 1 लैंग्वेज ग्रुप, या तो डच या फ्रेंच और जर्मन, ठीक है ना। हैज पावर ओवर कल्चर, एजुकेशन एंड लैंग्वेज, ठीक है। और इन कम्युनिटी गवर्नमेंट जिन चीज़ों पर बात करती थी सर वो क्या थी? एक तो कल्चर, एक एजुकेशन और एक लैंग्वेज, ठीक है। CEL ऐसा करके याद करो, है ना, कल्चर, एजुकेशन एंड लैंग्वेज, CEL, ठीक है, ऐसा सेल करके याद करो। इन 3 पे ये डिसीजन लिया करते थे। कल्चरल इशू हुआ, कम्युनिटी गवर्नमेंट सोल्व करेगी। एजुकेशन का इशू हुआ, कम्युनिटी गवर्नमेंट सोल्व करेगी। लैंग्वेज का इशू हुआ, कम्युनिटी करेगी सर, ठीक बात है। अब चौथा टॉपिक आ गया, क्या बात है। अब बात करते हैं 4th टॉपिक की, वो है व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है, क्यों ठीक है ये चीज, है ना। इसके 2 रीजन बताए गए हैं आपकी बुक में, ठीक है। एक तो प्रूडेंशियल रीजन और एक होता है मोरल रीजन, ठीक है। प्रूडेंशियल रीजन का मतलब ठीक ठीक होता है प्रैक्टिकल बेनिफिट्स जो है ना, वो क्या है। और मोरल मतलब हम जो आत्मा से सोचते हैं कि भाई नहीं यार ये अच्छी बात है, वो बुरी बात, ये हम आत्मा से सोचते हैं ना, ठीक उसी तरीके से ये मोरल रीजंस हमें बताएंगे कि डेमोक्रेटिक वैल्यू के हिसाब से क्यों पावर शेयरिंग जरूरी है। तो चलिए, व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। 2 मेन रीजन है। पहला है प्रूडेंशियल रीजन, बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल बेनिफिट्स, जो कि हमें दिखाई देते हैं, है ना।
फर्स्ट चीज क्या है इसमें, पावर शेयरिंग रिड्यूसेस चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। पावर को शेयर कर दिया जाएगा तो दोनों लड़ेंगे नहीं ना भाई। अरे भाई कुछ चीजें लेके आए हैं घर में, मम्मी पापा, दो भाई हैं, दोनों में थोड़ा थोड़ा बांट दिया ना, बराबर बांट दिया तो लड़ेंगे क्यों। इक्वल पॉलिटिकल इंश्योर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इससे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहती है सर, ठीक बात है। अगला देखते हैं, टायरेनी ऑफ द मेजोरिटी कैन बी हार्मफुल टू बोथ माइनॉरिटी एंड मेजोरिटी। सर टायरेनी का मतलब होता है पावर का मिसयूज करना, और मिसयूज का पावर अगर होगा तो दोनों ही कम्युनिटी के लिए गलत होगा ना, वो तो चाहे मेजोरिटी हो चाहे माइनॉरिटी हो, दोनों के लिए ये चीज गलत हो जाएगी, ठीक बात है। अब बात करते हैं मोरल रीजन की। मोरल रीजन क्या है सर, दीज आर बेस्ड ऑन डेमोक्रेटिक वैल्यूज, है ना, जिनसे डेमोक्रेसी बरकरार रहती है। क्या है, पावर शेयरिंग इज द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी। पावर शेयरिंग जो है इज अ वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, या फिर एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में पावर को तो शेयर करना पड़ेगा ना, बाकी कैसे डेमोक्रेसी हो पाएगी, ठीक है, क्योंकि सभी लोगों को तो इक्वल रखना पड़ेगा, ठीक है। तो पीपल अफेक्टेड बाई डिसीजंस शुड हैव अ से, ठीक है, जो लोग भाई किसी डिसीजन से प्रभावित हो रहे हैं उन्हें कहने के मौके होने चाहिए, ठीक है, तो मौके होते भी हैं। पार्टिसिपेशन इक्वल्स टू लेजिटिमेसी ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, पब्लिक जो होती है सारे के सारे लोग पार्टिसिपेशन करते हैं गवर्नमेंट में। अरे भैया मुझे भी राइट है वोटिंग राइट, ठीक है, तुम्हें भी कल को वोटिंग राइट मिलेंगे, है ना, हमारे पेरेंट्स को भी वोटिंग राइट्स हैं, तो सभी लोगों का पार्टिसिपेशन है ना इन चीज में। तो लेजिटिमेसी हुई या गवर्नमेंट की या नहीं हुई, है ना, गवर्नमेंट लेजिटिमेट है क्योंकि हम लोग चूज कर रहे हैं, ठीक है, तो लेजिटिमेट गवर्नमेंट ये देता है सर। सिटीजन्स हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड, और सिटीजन्स के को राइट्स होते हैं कि भाई आप कंसल्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट से, कोई दिक्कत है नहीं है, ठीक है। पांचवें टॉपिक पर आते हैं सर, जो है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग की कुछ फॉर्म्स है सर, वो दो चार फॉर्म्स हम देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन की। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है सर, अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। कौन कौन से वो ऑर्गन्स हैं जिनमें पावर को हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है। अब पावर को अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया, हॉरिजॉन्टली किया गया, वर्टिकली किया गया, अलग अलग प्रेशर ग्रुप्स में हम देखते हैं ना। तो बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, लेजिस्लेचर का मतलब होता है लॉ मेकिंग बॉडी, एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है उस लॉ को एग्जीक्यूट करने वाली बॉडी, जुडिशरी जो होता है वो इंडिपेंडेंट बॉडी है। ये क्या करता है सर, न्याय करने का काम करता है, और इस देश के जितने भी कोर्ट हैं वो सब जुडिशरी के अंडर में आते हैं, ठीक बात है। ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है, इसके ऊपर किसी का कोई प्रभाव नहीं होता, ठीक है सर। तो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन किया गया पावर का, ठीक है, कि लॉ तुम बनाओगे, लॉ को एग्जीक्यूट तुम करोगे और तुम न्याय का काम करोगे, ठीक बात है, बहुत ही बढ़िया बात है, कितना ढंग से पावर को शेयर कर दिया। ऑल ऑर्गन्स आर एट सेम लेवल, सब लोग एक सेम लेवल पे, ऐसा नहीं है कि भाई अरे नहीं नहीं जुडिशरी बड़ी है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब बराबर है, ठीक है। प्रिवेंट एनी वन ऑर्गन फ्रॉम बिकमिंग टू पावरफुल, और इससे क्या होता है ना, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो कोई भी एक पॉलिटिकल बॉडी जो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं हो सकती है, सारे के सारे लोग समान है। सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, और ये सब क्या करते हैं, लेजिस्लेचर ध्यान रखता है एग्जीक्यूटिव का, एग्जीक्यूटिव जुडिशरी का, जुडिशरी एग्जीक्यूटिव का, एग्जीक्यूटिव, सभी एक दूसरे को चेक और बैलेंस करते रहते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके की ये चीजें हैं सर, ठीक है। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात कर लेते हैं। इस तरीके से वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, सबसे पहले होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद में आती है स्टेट गवर्नमेंट, और उसके बाद में आती है हमारा पंचायती राज या लोकल गवर्नमेंट जिसे हम कहते हैं वो चीज, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये देखो, ये वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसे हम फेडरलिज्म भी कहते हैं, है ना। तो वर्टिकल जो आपका सेकंड टॉपिक चैप्टर भी है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशंस अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स, गवर्नमेंट के अलग अलग लेवल पर वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट, इसे यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहते हैं, ठीक बात है। सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स कॉल्ड फेडरल डिवीजन ऑफ पावर, इसे फेडरल डिवीजन ऑफ पावर भी कहते हैं, ठीक है। फेडरल का वैसे मतलब होता है फेडरलिज्म का संघवाद, ठीक है, एक ग्रुप दूसरा ग्रुप तीसरा ग्रुप, ऐसे संघ हो गए ना ये। इन इंडिया पावर्स आल्सो डिवाइडेड बिटवीन लोकल लेवल्स, म्युनिसिपैलिटीज, पंचायत, ठीक है, यानी कि हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट भी, सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, स्टेट गवर्नमेंट भी है, और हमारे पास में लोकल गवर्नमेंट भी है, ठीक है, म्युनिसिपैलिटीज हो गई, पंचायत हो गई, है ना, ऐसा। क्लियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इज कॉन्स्टिट्यूशनल, है ना, क्लियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स इज कॉन्स्टिट्यूशनल, पावर को बराबर मतलब ढंग से बांट दिया जाता है सर, और जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली एक बढ़िया चीज है। एग्जांपल, जैसे बेल्जियम ने अडॉप्ट किया था, श्रीलंका ने नहीं किया था। बेल्जियम ने क्या पावर को शेयर किया था ना, इन्होंने किया ही नहीं सर, श्रीलंका वालों ने मर गए बेचारे इसी चक्कर में। तो अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, ठीक है, पावर, ये क्या अमंग सोशल, हाँ, पावर शेयरिंग और कहाँ होती है सर, अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, यानी कि अलग अलग सोशल ग्रुप्स जो होते हैं उनमें पावर को बांटना। कैसा, एग्जांपल कम्युनिटी गवर्नमेंट जो है सर, ठीक है ना, एक गवर्नमेंट बना दी गई कम्युनिटी गवर्नमेंट, ठीक है, एक सोशल ग्रुप बना दिया गया कि लैंग्वेज का, कल्चर का, या फिर
एजुकेशन का अगर पंगा होगा तो तुम्हें सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो एक सोशल ग्रुप बना दिया कि तुम्हें इसको सॉल्व करना है। इन इंडिया रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉर एससीज, एसटीज, वुमेन्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो एक ग्रुप है, सोशल ग्रुप है, ठीक है। स्केड्यूल्ड कास्ट हो गए, स्केड्यूल्ड ट्राइब्स हो गए, महिलाओं का ग्रुप हो गया, इन सबको रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज दी गई, चुनाव क्षेत्र दिए गए, है ना, अधिकार क्षेत्र दिए गए कि भाई इनमें तुम, ये तुम्हारे लिए रिजर्व है। कभी आपने सुना होगा कि इस बार फला फला जगह से एसटी मेल की सीट है, एससी फीमेल की सीट है, ओबीसी मेल की सीट है, जनरल फीमेल की। तो ये चीजें क्या है सर, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इनको रिजर्वेशन दिया गया है कि इस जगह से यही कैटेगरी का इंसान खड़ा हो सकता है, ताकि सब लोगों को मौका मिले। देखो सोशल ग्रुप्स में पावर शेयर हुआ या नहीं हुआ, हुआ, है ना। तो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज याद रखना, देखो बोल्ड लेटर करके लिख रखा है, समझ जाओगे। इंश्योर्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटीज एंड वीकर सेक्शन, और रिप्रेजेंटेशन किनका, माइनॉरिटीज और वीकर सेक्शन, जो कमजोर सेक्शन है सोसाइटी के उनका, और जो लोग माइनॉरिटी में है इनका भी ख्याल रखा गया कि इनका भी रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट में रहे। बहुत ही बढ़िया। प्रिवेंट एलियनेशन फ्रॉम गवर्नेंस, ठीक है। और गवर्नेंस जो है सर, राज जो है उसमें सभी को मतलब कोई ऐसे एलियनेटेड फील नहीं करे, इस चीज को प्रिवेंट किया गया। एलियनेटेड फील करना मतलब वही दरकिनार फील करना, अलग फील करना, कटा हुआ फील करना सोसाइटी से। अब चौथी चीज जो है, ठीक है, पावर शेयरिंग अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज में भी पावर शेयर की जाती है, प्रेशर ग्रुप्स में भी पावर शेयर की जाती है, और मूवमेंट्स जो होते हैं उनमें भी पावर शेयर होती है। कैसे, पार्टीज कंपीट इन इलेक्शंस, ठीक है, पावर दे रखा है उनको भी, इलेक्शन फाइट करो तभी तो कर रहे हैं, है ना। कोलिजन गवर्नमेंट, लेकिन एक चीज है सर, जब मेजोरिटी गवर्नमेंट नहीं बन पाती है तो पॉलिटिकल पार्टीज के पास में एक पावर है, ठीक है, कि कुछ लोगों ने पार्टिसिपेट किया, लड़े, दो पॉलिटिकल पार्टीज है, मेजोरिटी किसकी बन नहीं पा रही, तो एक गवर्नमेंट क्या करेगी सर, जो कुछ दूसरे लोग जो हैं जिनके पास कुछ वोट्स मिले उन पार्टीज को बोलेगी कि हमारे साथ आ जाओ, ताकि हमारी मेजोरिटी बन जाएगी और हम जीत जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से कोलिजन गवर्नमेंट व्हेन नो पार्टी गेट्स मेजोरिटी, ये भी पावर शेयर का, तो आपस में पावर शेयर हो रही है सर। प्रेशर ग्रुप्स लाइक फार्मर्स, बिजनेसमैन, ट्रेडर्स, वर्कर्स इन्फ्लुएंस पॉलिसीज, ठीक है। तो प्रेशर ग्रुप किसे कहते हैं सर, प्रेशर ग्रुप वो चीज है जो कि वो ग्रुप्स जो कि गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाते हैं। अभी थोड़े टाइम पहले किसान आंदोलन हुआ था एक, है ना, गवर्नमेंट ने ऐसा कोई किसान बिल पास किया था, वो किसानों को समझ में नहीं आया, वो फार्मर सारे प्रोटेस्ट करने बैठे हुए थे, तो वो गवर्नमेंट पर प्रेशर बना रहे थे कि आपने जो बिल बनाया है, आपने जो पॉलिसी बनाई है उसे चेंज किया जाए, है ना। तो देखो प्रेशर ग्रुप, ठीक है, इनको भी पावर दिया गया है कि तुम क्या कर सकते। अब ये बहुत सारे होते हैं, स्टूडेंट प्रेशर ग्रुप भी हो सकता है, बिजनेसमैन लोगों का भी हो सकता है, फार्मर्स, ट्रेडर्स, इन सब का हो सकता है, वर्कर्स का, ठीक है ना। और ये सारे लोग मिलकर पॉलिसीज जो होती है गवर्नमेंट की उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। पावर ऑल्सो शेयर्ड थ्रू कमिटीज, कमिटीज और लॉबिंग। तो पावर जो है वो बहुत सारी कमिटीज और लॉबिंग जो है इनमें भी वो होता है सर, शेयर होती है। तो नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं, है ना। और बहुत ही बढ़िया, तब तक अगर यहाँ तक आप आ गए हैं तो आपने वीडियो को देखा है और ठीक लगा वीडियो तो एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर करें, और इसी तरीके से गुरु दक्षिणा दें। और चलिए बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले एपिसोड में। आधे घंटे का वीडियो हो गया है, नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे ज्योग्राफी का, ठीक है। तो चलिए, ओके, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं बहुत जल्दी। थैंक यू वेरी मच।